मैं ज्योति सिंह गौर। आज कक्षा 12वीं माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 1 परिचय, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर प्रस्तुत हूँ। आज के वीडियो का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप परीक्षा में कम समय में किस प्रकार से तैयारी करें कि आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। यदि आप महत्वपूर्ण बिंदु और वस्तुनिष्ठ जितने प्रश्न हैं एमसीक्यूज आप देख लेंगे, तो इससे संबंधित जितने भी इस पाठ के आपके सही जोड़ी, एक शब्द में उत्तर दीजिए या खालिस्तान भरो, आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अर्थशास्त्र के अध्ययन को 2 शाखाओं में बांटा गया है, अर्थात अर्थशास्त्र को हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। आप व्यक्तिगत स्तर से ही समझ गए होंगे कि ये जब छोटी इकाई का अध्ययन करना होता है तो हम किससे पढ़ते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा उसके समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जब छोटी इकाई का अध्ययन करना है तो हम व्यष्टि में करते हैं, और जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है तो उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था वह आर्थिक संगठन है जो जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराता है, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी प्रणाली जहां हमको जीविका प्राप्त होती है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित संसाधन के आवंटन की समस्या को हम आर्थिक समस्या कहते हैं। जो अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं हैं वो इस बात पे हैं कि हमारे पास साधन सीमित हैं। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के मुख्य कारण क्या क्या हैं? सबसे पहला है हमारा मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं। हर व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। एक उदाहरण ले लें हम कि मेरे पास साइकिल है तो मुझे लगेगा मोटरसाइकिल खरीद लूं, मोटरसाइकिल है तो मुझे लगेगा कार खरीद लूं। इस तरह से फिर लगेगा कि नहीं, मेरा अपना प्लेन होना चाहिए। यानी मनुष्य है, उसकी आवश्यकताएं कैसी होती हैं? असीमित होती हैं। साधनों का दुर्लभ या सीमित होना। साधन कैसे हैं? हमारे पास कम है, और उन्हीं साधनों का बहुत तरीके से उपयोग हम करते हैं। जैसे मेरे पास पैसे हैं तो मैं घर बना लूंगी, कार खरीद लिया मैंने, या बैंक में जमा कर दिया। यानी इस तरह से मैं उस पैसे का बहुत तरीके से वैकल्पिक उपयोग कर सकती हूँ। तो जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के मुख्य कारण कितने हैं? ये 3 हैं। अर्थव्यवस्था चाहे किसी भी प्रकार की हो, पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित, सभी को 3 प्रकार की समस्याओं का समाधान या हल निकालना पड़ता है। सबसे पहली समस्या है क्या उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था की जो मुख्य समस्या पहली वाली ये है कि अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए। क्या का मतलब है वस्तुओं का चुनाव, यानी किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या आती है अब कि कैसे उत्पादन किया जाए, अर्थात किस तकनीक से उत्पादन किया जाए। तकनीक कैसी होती है? एक हो सकती है श्रम तकनीक, एक क्या हो सकती है? श्रम प्रधान, और दूसरी क्या हो सकती है? पूंजी प्रधान। पूंजी प्रधान में हम मशीनों का उपयोग करते हैं। तो अर्थव्यवस्था की दूसरी समस्या होती है कि कैसे उत्पादन किया जाए, किस तकनीक से उत्पादन किया जाए। तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तीसरी समस्या ये है कि जो कुल उत्पादन हो रहा है वो विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों में कैसे बंटवारा हो, आय और वस्तुओं का वितरण किस प्रकार हो। यह समस्या उत्पादन के साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस के बीच आय को किस प्रकार से बांटा जाए कि अमीर वर्ग और अमीर ना हो, गरीब वर्ग भी उच्च वर्ग में आ जाए, इस तरह से आय की असमानता दूर हो। तो जो अर्थव्यवस्था की जो तीसरी समस्या है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। अवसर लागत क्या है? अवसर लागत एक अवसर का चयन करने पर दूसरे सर्वश्रेष्ठ अवसर का किया गया त्याग अवसर लागत कहलाता है। इसको समझाने के लिए एक छोटा उदाहरण लेती हूँ मैं। एक गिलास मैंने जूस खरीदा, मौसमी का जूस लिया। इसमें जितने पैसे खर्च हुए उसके बदले में मुझे 3 कप चाय का त्याग करना पड़ा।
3 कप चाय के बदले में मैंने क्या खरीदा? जूस खरीदा। जूस के गिलास की जो अवसर लागत है वो क्या है? ये 3 कप चाय। इसका जो मैंने त्याग किया, इसके बदले में क्या खरीदा? जूस खरीदा। तो यही है अवसर लागत। अगला है हमारा उत्पादन संभावना वक्र या सीमा। इसको हम पीपी कर्व भी कहते हैं, पीपीएफ भी कहते हैं। तो ये आपको अलग-अलग पुस्तकों में अलग-अलग तरीके से आपको मिलेगा। दो वस्तुओं के उन सभी संयोग को दर्शाता है जिसका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था अपने दिए हुए संसाधनों तथा तकनीकी स्तर का प्रयोग करके कर सकती है। अर्थशास्त्र के सीमित साधन का वैकल्पिक प्रयोग के लिए यहाँ दो वस्तुओं को लिया जाता है जिससे कि हमको समझने में आसानी हो। मैंने इसके लिए एक उदाहरण लिया है जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। एक ऐसी अर्थव्यवस्था को लेंगे जो अपने संसाधन का उपयोग करके अनाज एवं कपास का उत्पादन कर सकती है। मैंने मान लिया कि किसी अर्थव्यवस्था में इतने साधन है कि केवल ये दो चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, अनाज और कपास। यहाँ अलग अलग संभावना ये है कि मैं अनाज का उत्पादन नहीं कर रही, केवल किसका उत्पादन कर रही? कपास का। बी संभावना क्या है कि मैंने थोड़ा सा अनाज का उत्पादन किया, बदले में क्या थोड़ा कम उत्पादन किसका हो जाएगा? कपास का। मैं जैसे जैसे अनाज का उत्पादन बढ़ाऊंगी, कपास का उत्पादन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसको हम तालिका में समझ लेते हैं। ये है कपास और अनाज। ये है हमारा पीपी कर्व। ये ए है जब अनाज कैसा है? यहाँ पे 0 है और कपास कितना है? 10 है। बी में देखिए आप, 1 हमारा अनाज है और 9 यहाँ पे कपास है। इसी प्रकार सी बिंदु में देखिए आप, 2 है हमारा अनाज और 7 है हमारा कपास। इस तरह से डी बिंदु और ये है ई बिंदु। ई बिंदु में हमारा कपास 0 हो गया और अनाज का उत्पादन कितना हो गया? हमारा 4। तो इस तरह से ये है हमारा पीपी कर्व। रेखा चित्र में ए बी सी डी ई बिंदु अनाज और कपास के संयोग को दर्शाता है। इस वक्र को पीपी वक्र, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र भी कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता, सबसे पहला है उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर बाएं से दाएं होती है। नीचे की ओर बाएं से दाएं होता है। इसका कारण है यदि हम एक वस्तु का अधिक मात्रा में उत्पादन करना चाहते हैं तो दूसरी वस्तु का हमको त्याग करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम अनाज का उत्पादन बढ़ाते जाते हैं तो कपास का उत्पादन कैसा होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और अनाज का उत्पादन हमको एक का यदि उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरे का उत्पादन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसीलिए उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है? नीचे की ओर। दूसरा है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ये मूल बिंदु के नतोदर होता है। इसका कारण क्या है? सीमांत अवसर लागत। उत्पादन, ये भी ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है, प्रश्न भी आता है आपको ये। उत्पादन संभावना वक्र में दाएं ओर खिसकाव संसाधनों में वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। अभी हमने देखा था ये हमारा पीपी कर्व था, ए बी सी डी ई। यदि ये वक्र खिसक जाए, दाईं ओर हो जाए, इसका मतलब है कि हमारे पास संसाधन बढ़ गए हैं और तकनीकी प्रगति हो गई। तभी तो उत्पादन क्या हो जाएगा? पी से खिसक के यहाँ आ जाएगा। सब चीज का उत्पादन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि वक्र दाईं ओर खिसक रहा है, इसका मतलब है उत्पादन भी बढ़ रहा है। इसके विपरीत यदि वक्र पीपी वक्र बाईं ओर खिसक रहा है, इसका मतलब है कि संसाधन कम हो जा रहे हैं या हमारी जो तकनीक है वो तकनीक अच्छी नहीं है। इसीलिए उत्पादन कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, दायां मतलब उत्पादन में वृद्धि, बायां मतलब उत्पादन में कमी।
हमारे पाठ में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें और दी हैं, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और दूसरी बाजार अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता ही महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। ये बोल रहा है कि जो अर्थव्यवस्था है, इसके जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं, वो कौन लेता है? केंद्रीय सरकार। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादन कारकों पर सरकारी स्वामित्व होता है, यानी जो मालिक होता है वो कौन होता है? सरकार होती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना। इसके विपरीत अपन दूसरा देखते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थिति के अनुसार होता है। यहाँ कौन करती है? सरकार करती है। यहाँ सब कुछ करती है सरकार या केंद्रीय सत्ता, और यहाँ पे कौन निर्धारित करता है? बाजार की स्थितियां। बाजार अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों से उत्पादन निर्धारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभ कमाना होता है। इसमें जो उत्पादन का उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना। यानी बाजार अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है लाभ कमाना, और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य है वो समाज का कल्याण करना। हमारे पाठ में 2 महत्वपूर्ण बिंदु और दिए हैं, सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शक अर्थशास्त्र, या इसको मानक अर्थशास्त्र भी कहा है। सकारात्मक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थशास्त्र सिद्धांतों के विकास और परीक्षण शामिल हैं। जितने सिद्धांत हैं उनका विकास और उसका परीक्षण किया जाता है सकारात्मक अर्थशास्त्र में। इसमें ये तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। ये सांख्यिकी आंकड़ों का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? सांख्यिकी आंकड़ों को प्रूफ करने के लिए। इसके द्वारा इसमें जो सिद्धांत बनते हैं हम उसको क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं, इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत जो बनते हैं ये सांख्यिकी पर आधारित होते हैं। जबकि आदर्शक अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को कैसा होना चाहिए? लोग तथ्यों को विचार किए बिना अपनी राय और निर्णय बताते हैं। ये अच्छी और बुरी नीति तथा उसके निर्णय का उपयोग करके सही और गलत कार्यवाही के विषय में भेद करता है। ये सत्यता की जांच नहीं करता, ये केवल कथन के रूप में है। ये किस पर आधारित है? कथन पर आधारित है। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण लिया है कि व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करना चाहिए। ये सिद्धांत तो कहता है कि शामिल करना चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में शामिल है या हो पा रहा है या क्यों करना चाहिए, इसको प्रूफ नहीं करता। तो इस तरह से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि सकारात्मक अर्थशास्त्र में आर्थिक बयान वैज्ञानिक विधि का उपयोग करके परीक्षण किया जाता है। ये प्रूव्ड हो सकता है, इसको परीक्षण हम कर सकते हैं। जबकि आदर्शक अर्थशास्त्र है, क्या है? बस इससे संबंधित है। ये विधियां हमारे अनुकूल हैं कि नहीं है ये नहीं बताता, ये केवल क्या देता है? सुझाव देता है। तो इस तरह से आप ये पढ़ लीजिएगा। ये भी 2 चीजें और दी हैं आपको, सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शक अर्थशास्त्र। इसमें ये बताया जाता है तथ्यों का विश्लेषण कि अर्थशास्त्र का जो भी अर्थशास्त्र की प्रक्रिया है, अर्थशास्त्र के जो नियम हैं, उनके तथ्यों की जांच कर सकते हैं इसमें हम, कि जो नियम है वो सही है कि नहीं है। जैसे मेरा वजन 100 किलो है, तो मैं अपना वजन को तौल के बता सकती हूँ कि 100 किलो है कि नहीं है। यानी ये वास्तविक अर्थशास्त्र है। सकारात्मक मतलब वास्तविक। और आदर्शक अर्थशास्त्र क्या होता है? इसमें सत्यता की जांच नहीं हो सकती, क्योंकि यह केवल कथन होता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, तो इसमें बड़ी बड़ी बातें हैं कि नहीं, नियम तो ये है कि यही अच्छा है, या केवल सुझाव देता है। आप ये जो अंतर है दोनों मेरा उस वीडियो में देख लीजिए विस्तार से, क्योंकि मैं आज चाह रही हूँ कि आपको कम समय में केवल एमसीक्यूज के बारे में बताऊं। ये है दूसरा प्रश्न है हमारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें अंतर भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि में संपूर्ण का। तो इस तरह से आप इसको भी आप तैयार कर लीजिए परीक्षा के दृष्टिकोण से।
बहुविकल्पीय प्रश्न अब हम समझ लेते हैं। पहला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत परिवार, एक व्यक्ति, एक फर्म या व्यक्तिगत उद्योग आदि। तो इसका उत्तर क्या होगा? व्यक्तिगत आर्थिक इकाई। दूसरा है, निम्न में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, ध्यान से पढ़ना जरूरी है। नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ लिखा है, किया नहीं जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। किसका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं करेंगे? पहला दिया है, मोदी रबर लिमिटेड में तालाबंदी। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है, क्योंकि ये मोदी रबर उद्योग रबर लिमिटेड है, क्योंकि ये एक उद्योग है। दूसरा है, स्टील उद्योग की मांग का अनुमान, अर्थात यह भी एक उद्योग है, यह भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। किसी उद्योग के कच्चे माल की समस्या, किसी एक उद्योग के कच्चे माल की, इसको भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। परंतु मुद्रा प्रसार की जो स्थिति है, ये सही आंसर होगा, क्योंकि मुद्रा प्रसार या महंगाई ये राष्ट्रीय समस्या है। इसको हम किस में अध्ययन नहीं करेंगे? व्यष्टि में नहीं करेंगे, जबकि इसका अध्ययन हम किस में करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। समष्टि में किसका किया जाता है? व्यक्तिगत किया जाता है क्या? नहीं, समग्र का। सही उत्तर क्या होगा? समग्र का। व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन हम नहीं करेंगे, बल्कि समष्टि में किसका अध्ययन करते हैं? कुल का या समग्र का। चौथा है हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। ये परीक्षा में हमेशा आता है। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय आय विश्लेषण। कीमत विश्लेषण किसमें हम करते हैं? व्यष्टि का। व्यष्टि किसमें करते हैं? कीमत विश्लेषण। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? राष्ट्रीय आय विश्लेषण। पांचवा है, उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिसका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था अपने दिए हुए संसाधन और तकनीकी का उपयोग करके करती है। अभी हमने देखा था उत्पादन संभावना वक्र, जहां पर कितनी वस्तुओं का उत्पादन करते थे? दो का। तो सही उत्तर क्या होगा? दो वस्तु। छठवा है हमारा, आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? अभी हमने देखा था मानव आवश्यकताएं असीमित होती हैं, इनको साधन भी कैसे हैं? सीमित हैं। इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के साधन भी सीमित हैं। तीसरा दिया है, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव होते, ये भी सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? क्या उत्पादन किया जाए, ये है। कैसे उत्पादन किया जाए, ये भी हमने देखा था। किसे रोजगार दिया जाए, ये हम नहीं पढ़ते, क्योंकि किसे रोजगार दिया जाए ये तो व्यक्तिगत समस्या है कि किसे रोजगार दिया जाए। तो सही उत्तर क्या होगा? किसे रोजगार दिया जाए। निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? कौन सी नहीं है? किसे रोजगार दिया जाए। ये तीनों तो है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये तीनों अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं हैं, परंतु यह समस्या नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? तीसरा वाला। एक वस्तु के उत्पादन करने के लिए किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन का त्याग करना पड़ता है, इसे अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? मैंने अभी जूस के ग्लास के बदले में चाय के बदले में क्या लिया था? जूस लिया था। उसको हम क्या कहते हैं? अवसर लागत। एक के बदले दूसरा का त्याग मैंने किया था, उसे हम कहते हैं अवसर लागत। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पीपी वक्र यानी उत्पादन संभावना वक्र के नीचे स्थित बिंदु दर्शाता है। ये हमारा पीपी वक्र है, और इसके नीचे यदि कोई बिंदु है तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि संसाधन और तकनीक का, कम संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, यानी इसका उत्तर क्या हो? कम प्रयोग हो रहा है, अच्छी तकनीक का उपयोग नहीं हो रहा है। अभी हमने देखा था कि यदि
उत्पादन बढ़ रहा है यानी अधिक तकनीक का उपयोग हो रहा है। जबकि यदि दाईं ओर है, अंदर स्थित है कोई बिंदु, तो इसका तात्पर्य है कि संसाधनों का अल्प उपयोग हो रहा है, कम उपयोग हो रहा है। दुर्लभता का नियम है। दुर्लभता का नियम विकसित राष्ट्रों पर लागू नहीं होता, केवल कम विकसित राष्ट्रों पर लागू होता है। दर्शाता है कि उपभोक्ता की आवश्यकता कभी भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा उपभोक्ता की आवश्यकता कभी भी संतुष्ट पूर्ण रूप से नहीं होती। ये क्या है? दुर्लभता का नियम है। आर्थिक समस्याओं में से कौन से उत्पादन की तकनीक से संबंधित है? तकनीकी, अभी हमने देखा था क्या उत्पादन किया जाए, ये उत्पादन से संबंधित, वस्तु के चुनाव से संबंधित था। कैसे उत्पादन किया जाए, सही उत्तर यही होगा। ये कैसे उत्पादन किया जाए किससे संबंधित है? तकनीक से संबंधित है। कि किस तकनीक, श्रम प्रधान या पूंजी प्रधान, किस तकनीक से उत्पादन किया जाए। पीपी वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है क्योंकि मूल बिंदु के नतोदर क्यों होता है? पीपी मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है क्योंकि जब अधिक से अधिक संसाधन एक अवसर से दूसरे अवसर में स्थानांतरित किए जाते हैं, तब सीमांत अवसर लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। जब एक से दूसरे वस्तु की तरफ संसाधन उपयोग किए जाते हैं, स्थानांतरित किए जाते हैं, तो एमआरटी मतलब सीमांत अवसर लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए पीपी कर्व नतोदर होता है। श्रम प्रधान तकनीक को चुना जाता है किस अर्थव्यवस्था में? जहां श्रम की अधिकता हो वहां कौन सी तकनीक चुना जाएगा? श्रम अतिरेक। सही उत्तर क्या होगा? श्रम अतिरेक अर्थव्यवस्था में कौन सी तकनीकी ज्यादा अच्छी होगी? श्रम प्रधान। यदि जहां पर पूंजी अधिक है वहां पर कौन सी प्रधान तकनीक होगी? पूंजी प्रधान तकनीक का। अवसर लागत उत्पन्न होती है जब केवल एक ही कार्य करने का तरीका है, जब कार्य करने के दो या दो से अधिक विकल्प होते हैं। अवसर लागत में हमने देखा था कि दो थे, मैंने जूस और चाय पे विकल्प चुना था। तो उत्तर सही क्या होगा? जब कार्य करने के लिए दो या दो से अधिक विकल्प होते हैं तब क्या होता है? अवसर लागत उत्पन्न होती है। जैसे अर्थव्यवस्था में केवल जूस है, तो यदि एक ही वस्तु है तो यहाँ हमको किसी चीज का त्याग ही नहीं करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अवसर लागत लागू नहीं होगा। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान होता है, कैसा होता है? मूल बिंदु के नतोदर होता है। मूल बिंदु के कैसे होता है? नतोदर होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? मूल बिंदु के नतोदर होता है। आय एवं रोजगार का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? आय एवं रोजगार का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। वह वक्र जो आर्थिक समस्या दर्शाता है कहलाता है। आर्थिक समस्या दर्शाने के लिए हमने क्या देखा था? उत्पादन संभावना वक्र। इस पाठ में हमने आर्थिक समस्या को समझने के लिए कौन सा वक्र समझा था? उत्पादन संभावना वक्र। किन परिस्थितियों में उत्पादन संभावना वक्र दाएं ओर खिसक जाता है? जब संसाधनों में कमी हो जाती है तो उत्पादन संभावना वक्र कहाँ खिसक जाएगा? दाएं ओर। संसाधनों में वृद्धि होगी तो किधर खिसक जाएगा? बाईं ओर। तो सही उत्तर है हमारा संसाधनों में कमी आ जाती है। आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर जो एनसीईआरटी बुक में दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप इस पाठ का वीडियो देखकर भी पूरा पाठ समझ सकते हैं। पाठ को समझने के साथ साथ यदि वस्तुनिष्ठ आप कर लेंगे तो ये पाठ आप अच्छे से परीक्षा में कर पाएंगे।